हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी रिसेंटली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करूं। ऑल्दो अगर आप चैनल पे जाके देखें तो वहाँ स्ट्रेट लाइन का एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने पहले से भी क्रिएट किया हुआ है, लेकिन वो काफ़ी पुराना प्लेलिस्ट है। तो मैंने सोचा कि इस बार वापस से हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू करते हैं, जहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम आकाश है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से की है और पिछले 14 सालों से मैं बच्चों को मैथमेटिक्स में हेल्प कर रहा हूँ, उनको जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करने में। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत अलग तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक है। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो जेई एडवांस 2025 टारगेट कर रहे हैं देना। ठीक है। और स्पेशली 2026 भी अगर कोई टारगेट कर रहा है, 11th क्लास का बच्चा जो अभी तैयारी कर रहा है, वो भी इन लेक्चर्स को देख के उतना ही आसानी से अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए, पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन समझते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी तक हम लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा था। ठीक है। अलजेब्रा में हम अभी थोड़े बहुत अच्छे हुए थे इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। फिर ये अचानक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से आ गया। ठीक है। और ज्योमेट्री अभी तक हमने पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसी क्या खास बात है। तो देखिए, अगर मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं कि व्हाई एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केम इनटू बीइंग वाज कि देखिए, ज्योमेट्री को प्योर ज्योमेट्री की तरह सॉल्व करना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारी चीजें ऐसे इमेजिनेशन, मैनिपुलेशन और इन आपको अलग तरीके से कुछ ड्राइंग्स करने पड़ते हैं, कुछ उसमें कंस्ट्रक्शंस करने पड़ते हैं, एंड देन यू गेट टू अ सोल्यूशन। Although it is always said that pure geometrical solutions are always easier, but still, ज्योमेट्री में वी आर स्टिल नॉट दैट कंफर्टेबल जितना हम अलजेब्रा में कंफर्टेबल हैं। क्योंकि अलजेब्रा में हमें पता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस ही होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन। तो फिर आइडिया आया कि व्हाई नॉट कंबाइन द टू सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और अलजेब्रा को कंबाइन करके क्यों नहीं हम इसको पढ़ें। एंड दैट इज वेयर पूरा का पूरा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्ट हुआ। इसीलिए इसको ना एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है। इफ यू सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय द यूज ऑफ अलजेब्रा। ठीक है। और इसको किया किसने था? फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने डेकार्टेस ने। ठीक है। रेने डेकार्टेस ने ये पहले इसको यूज करना शुरू किया और इसको बेसिकली पॉपुलर किया, एंड देन इट बेसिकली केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है। रिजल्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस एंड ज्योमेट्री इज रेफर्ड एज एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो यहां पे हम लोग बात क्या करते हैं? एनालिटिकल ज्योमेट्री की। वी ट्राई टू कंबाइन ज्योमेट्री विथ अलजेब्रा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मच बेटर वे। ठीक है। So this was a general introduction, general brief about why exactly we study coordinate geometry. ठीक है। अब अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिकली बैकबोन है, एंड दैट इज रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी अभी आपने वो फिलोसोफर, फ्रेंच फिलोसोफर का नाम सुना था ना, रेने डेकार्टेस। तो उन्हीं के नाम पे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बनाते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और स्पेशली जब हम बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि हम अभी अपने सिलेबस में रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही बात करेंगे। ऑल्दो ऑब्लिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं जाएंगे। अपने आप को सिर्फ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तक ही रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। तो यहां पे होता क्या है कि हम प्लेन को बेसिकली दो एक्सिस से डिवाइड करते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस से। ठीक है। तो वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर एक्सिस, है ना। तो इसको इस तरीके से समझिए, एक लाइन हमने
वर्टिकल डाला और दूसरा लाइन हमने हॉरिजॉन्टल डाला। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है इसको हम लोग कह देते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो वर्टिकल वाला लाइन है इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपने प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ किया, एक हमने वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया। तो 4 भाग जो बन गए इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो इसमें क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये क्वाड्रेंट कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड और कौन सा फोर्थ होगा उसको भी डिसाइड करने का एक तरीका है, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सिस, या इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन, तो ये जो दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 0,0। ठीक है, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। कोऑर्डिनेट का इंपॉर्टेंस मैं अभी अभी बताता हूं आपको कि ये क्या है एग्जैक्टली। अब अगर मान लीजिए इस पे हमें कोई पॉइंट लोकेट करना है, से पॉइंट पी। ठीक है, तो इसके लोकेशन को हम लोग हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, क्योंकि अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है ये बेसिकली हमारे लिए रेफरेंस का काम करेगा। ठीक है, और इसी रेफरेंस से हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लीजिए एक्स वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस है x1 और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस है y1, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं x1, y1। x1 हो जाता है आपका x कोऑर्डिनेट और y1 हो जाता है आपका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो x1 अगर आप देखें तो x1 इज नथिंग बट, ठीक है, x1 इज नथिंग बट, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ p, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एब्सिसा। देन y1 जो हो जाता है ये बेसिकली आपका हो जाता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, इसको हम लोग y कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, y कोऑर्डिनेट, और इसको हम दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, दिस इज ऑर्डिनेट। ठीक है क्या, तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे डिस्टेंस मेजर करना है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन आप जिस तरीके से मेजर करते हैं वो तरीके से वो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। तो हम यहां पे जो पैटर्न फॉलो करेंगे वो पैटर्न ये होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि जब भी हम डिस्टेंस राइटवर्ड्स मेजर करेंगे या अपवर्ड्स मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंसेस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अगर यही डिस्टेंस हम लोग लेफ्टवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंसेस हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंसेस मेजर्ड राइटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स are considered positive, and leftwards and downwards
आर कंसिडर्ड नेगेटिव। ठीक है, यानी अगर हम डिस्टेंस लेफ्ट से राइट की तरफ जाके मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाता है। तो इस केस में अगर आप पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग देखिए, तो पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग जो हमने डिस्टेंस मेजर किया है वो वाई एक्सिस से राइट जाके मेजर किया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। यहां पे भी देखिएगा तो एक्स एक्सिस से अप जाके मेजर किया है, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यानी अब मैंने बताया था ना कि ये क्वाड्रेंट्स का पोजीशन भी हम डिसाइड करते हैं एक यूनिक मेथड से। तो यहां पे क्वाड्रेंट्स का लोकेशन डिसाइड करने के लिए ये होता है कि अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव हुआ तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। इधर अगर आप देखिएगा तो वाई कोऑर्डिनेट अभी भी आप अप जाके मेजर कर रहे हैं, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट आप लेफ्ट जाके मेजर कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास हो गया एक्स नेगेटिव और वाई स्टिल रहा पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए तो एक्स कोऑर्डिनेट आप मेजर कर रहे हैं लेफ्ट आके, वाई कोऑर्डिनेट मेजर कर रहे हैं डाउन जाके। तो यानी यहां एक्स भी नेगेटिव हो गया और वाई भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये ऑल्दो आपको स्टेटमेंट बड़ा छोटा सा लगेगा लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये याद रखिएगा, कभी भी डिस्टेंस अगर हम राइट या अप मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट या डाउन मेजर करेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, ऑलराइट। यहां पे भी अगर देखिए तो एक्स कोऑर्डिनेट अभी मेजर करने के लिए आप राइट जा रहे हैं, तो यानी एक्स तो हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट मेजर करने के लिए आपको डाउन आना पड़ेगा, तो वाई हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से क्वाड्रेंट्स में करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का साइन हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम लोग यूज करते हैं, उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं यूज करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है इसको यूज करना हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसको कैसे मेजर करते हैं ये भी समझते हैं। ये जैसे मान लीजिए ये हमारा, तो अभी भी एक्सिस आपके पास वही रहेंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक आपका वर्टिकल एक्सिस। तो मानते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, वर्टिकल एक्सिस हो गया, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इसमें हम पॉइंट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो वहां पे तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन किया था। यहां पे हम डिफाइन करते हैं किसी भी पॉइंट का लोकेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, जैसे मान लीजिए हमें यहां पे पॉइंट पी निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, एक दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, इसको हम एरो से ही दिखा लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस, और ऑरिजिन से ये कितना एंगल बनाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा उस पे डिफाइन करते हैं। तो इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका कोऑर्डिनेट हम कम से आर कॉमा थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल मेजर्ड, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहां पे एक और बात समझेंगे हम कि ये जो एंगल मेजरमेंट का जो रूल होता है ना, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस होता है। अगर आपने एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो वो मेजरमेंट पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर क्लॉकवाइज मेजर किया तो वो मेजरमेंट नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि इसका एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट
measurement is positive and clockwise measurement is negative. Clockwise measurement is negative. ठीक है, तो जब भी एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा. ठीक है, अब बात आती है कि सिंस हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, तो दोनों में कोई ना कोई कोरिलेशन तो होना चाहिए, है ना. बिल्कुल होना चाहिए कि अगर मान लीजिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y होता, ठीक है, तो इसका और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिलेशन क्या होगा. तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां से x की बात करते हैं तो x बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस से डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये आपको x रिप्रेजेंट करेगा, और इसका y x एक्सिस से डिस्टेंस अगर आप लीजिएगा तो वो y रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये डिस्टेंस आपका y है. सिंस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा. ठीक है, तो आपके पास x और y डिस्टेंस निकल गया. ये पूरा डिस्टेंस आपका r था, अगर मैं ओरिजिन को o डालूं तो OP इज इक्वल टू r था. तो हम चाहते हैं x और y को r और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो अगर मैं लिखूं यहां से, देखिए x की वैल्यू अगर cos थीटा आप लिखते हैं, cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन दिस लेंथ, तो ये हो जाएगा x अपॉन r. तो यहां से अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाती है r cos थीटा. ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाती है, r cos थीटा. और यहां से अगर हम sin थीटा निकालें तो sin थीटा y अपॉन r हो जाएगा, तो y अपॉन r, तो यहां से आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा. ठीक है, तो अगर आपके पास r और थीटा दिया हुआ है तो उसके करेस्पॉन्डिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने हैं तो वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा. ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको x और y दिया हुआ हो तो फिर उससे पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है. मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो यहां से देखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना. तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी हमारे पास आर की जो वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, आर हमारे पास क्या आ गया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. पॉजिटिव वैल्यू ली है क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए यानी 2 अपॉन 1 कर दीजिए. ठीक है, तो इस केस में आप देखिएगा तो आपके पास r sin थीटा अपन r cos थीटा, तो आ जाएगा आपके पास tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स. तो यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी tan इनवर्स y अपॉन एक्स. ठीक है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है, देखो r और थीटा अगर दिया हुआ हो तो x और y ये यूनिक वैल्यूज आएंगी. ठीक है, क्योंकि r cos थीटा और r sin थीटा एक यूनिक वैल्यूज आएंगी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ r एंड थीटा. प्रॉब्लम यहां पे हो जाएगा कि अगर y और x आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर y और x आपको दिया हुआ है तो थीटा की यूनिक वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा जो होता है एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है. मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहने का मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है, और tan theta for a given value of tan there could be multiple values of theta. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए यहां पे वैल्यू आपकी 1 आ जाती है, ठीक है, y अपॉन एक्स 1 आ जाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू 45 डिग्री भी एक्सेप्टेबल है, 180 प्लस 45 यानी 225 डिग्री भी एक्सेप्टेबल है, फिर 360 प्लस 45 यानी 405 डिग्री भी एक्सेप्टेबल है. तो ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी, यानी यहां पे थीटा यूनिक नहीं होगा. तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट जो होगा वो यूनिक नहीं होगा. क्योंकि अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस मान लीजिए 2 आता
ठीक है, ये डिस्टेंस 2 आता और ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो हम इसको 2,45 भी लिख सकते थे, 2,225 भी लिख सकते थे। समझ में आ रही बात? मतलब 360 प्लस 45 दैट इज 405 भी लिख सकते थे, एंड सो ऑन। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट कभी भी यूनिक नहीं होता, 180 प्लस 45 नहीं लिखेंगे। लेकिन फिर भी यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि थीटा की तो बहुत सारी वैल्यूज यहां हो सकती हैं, तो उसमें से हम कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करें, कौन सी नहीं करें। तो देखिए, ये दोनों ही वैल्यूज सही हैं। अगर ये इसका कोऑर्डिनेट 2 होता और यहां पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती, ठीक है, तो 2,45 भी आपका सही आंसर होता और 2,360 प्लस 45 भी आपका सही आंसर होता। तो यहां पे अलग अलग वैल्यूज ऑफ थीटा, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ थीटा एक्सेप्टेबल हैं, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट इज नॉट यूनिक। तो यहां पे एक पॉइंट आप चाहें तो लिख लीजिए कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट इज नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं होता, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, और हमने रीजन भी समझ लिया कि क्यों यूनिक नहीं होगा, क्योंकि देयर कुड बी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ थीटा विच सैटिस्फाइज द सेम इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा हम लोग निकालते हैं। अब वो हर क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल वैल्यू किस तरीके से निकलता है वो समझते हैं हम, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स, वेरी सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली आप वो स्टेप फॉलो करते जाइएगा, आपको हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा मिल जाएगी। स्टेप 1 में बहुत सिंपल, ठीक है। स्टेप 1 सबसे पहला काम करेंगे कि फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। यानी आप अगर x और y में से कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव भी दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले उसको पॉजिटिव बना लीजिए और वहां से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन x मॉड ऑफ y अपॉन x निकाल लीजिए। सबसे पहला स्टेप हम ये कर लेंगे। स्टेप 2 में हम करेंगे लोकेट द पॉइंट, लोकेट द क्वाड्रेंट ऑफ द पॉइंट, लोकेट द क्वाड्रेंट ऑफ द पॉइंट। पॉइंट का हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेंट लोकेट कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा क्वाड्रेंट लोकेट हो गया तो इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यूज हम इस तरीके से लिखेंगे, असाइन प्रिंसिपल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल, असाइन प्रिंसिपल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू या अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। रूल क्या है भाई? रूल ये है कि अगर मान लीजिए ये हमारा, इसको हम एरो नहीं लाइन ही कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सेस है और ये हमारा सॉरी एक्स एक्सिस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल हो जाता है थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग एंगल क्या रखते हैं? थीटा। सो फर्स्ट जो थीटा आया वही थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल हो जाता है पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल हो जाता है माइनस पाई प्लस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल हो जाता है, देखिए दो एंगल हम लोग यूजुअली यहां पे यूज करते हैं, या तो प्रेफरेबली हम लोग माइनस थीटा यूज करते हैं, ठीक है, या फिर कई जगह आप और 2 पाई माइनस थीटा भी यूज कर सकते हो, ठीक है, माइनस थीटा या फिर 2 पाई माइनस थीटा। तो ये इस रूल से हमारा
क्या हो जाता है, हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात देखिए यहां पे कि ये जो थीटा की वैल्यू होगी ये कहां से कहां तक के बीच में वैरी कर सकती है। ठीक है। तो थीटा देखिए 0 से शुरू होगा, ठीक है, 0 से शुरू होगा और 2 पाई तक जाएगा। तो एक तो तरीका होता है थीटा को देखने का कि थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से 2 पाई के बीच में होगी प्रेफरेबली, लेकिन ये ओल्ड कन्वेंशन यूजुअली हम लोग यूज करते हैं। दिस इज फ्रॉम द ओल्ड कन्वेंशन, दिस इज ओल्ड कन्वेंशन। ठीक है, या फिर ऐसे रहने दीजिए, ओल्ड कन्वेंशन नहीं, हम अभी फिलहाल के लिए थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से 0 शुरू करेंगे और यहां से आते आते 2 पाई तक, तो थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होगी। ठीक है, तो ये 2 पाई माइनस थीटा ही रखिए फॉर द टाइमिंग। चलिए, क्लियर है? ऑल राइट। तो इस तरीके से हम अपना एंगल डिसाइड करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग कुछ ले लेते हैं यहां पे। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए, फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ फॉर पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, लेट अस से -1, √3। ठीक है, -1, √3। ठीक है, दूसरा है 3, -√3। तीसरा है, ठीक है, -3, -√3। ठीक है, इस तरीके से। तो इन तीनों के पोलर फॉर्म हमें आइडेंटिफाई करने हैं। डिस्टेंस तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको भी, जब सबको को 3 ही दिया है तो इसको भी मैं सेम ही रख लेता हूं। इसको -1 क्यों रखूं, इसको भी 3 रख लेता हूं। तो यहां पे भी आपका ये वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, √3। ठीक है, इन ईच ऑफ द केसेस अगर आप देखिए तो डिस्टेंस आपका सेम आने वाला है। ठीक है, सोल्यूशन अगर मैं करूं तो r की वैल्यू हर बार √9 + 3 दैट इज √12 आ जाएगी। r की वैल्यू हर बार √12 आ गई। थीटा की वैल्यू हर बार अलग अलग आएगी। तो फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, पहले तो हम साइन भूल जाएंगे, तो y/x, तो √3/3, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3, तो यानी ये आ गया π/6, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये थीटा अब हमें निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसका लोकेशन देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में है। तो यहां से देखिएगा तो ये आपका x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देयरफॉर पोलर फॉर्म अगर आपको लिखना हो, ठीक है, इस पॉइंट P का पोलर फॉर्म लिखना हो तो डिस्टेंस तो √12 हो गया। थीटा किस में हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या लिखा था, π-थीटा, है ना, π-थीटा। तो अगर 0 से 2 पाई के बीच में रख रहे हैं ना, तो एक और चीज यहां पे मैं बता देता हूं। देखिए, थीटा को या तो हम दो ही वैल्यूज में लेके चलते हैं, या तो -π से पाई तक के बीच में लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर, मैं बता ही देता हूं, चलो यहां पे ओल्ड कन्वेंशन ये होता है हमारा ओल्ड कन्वेंशन, और न्यू कन्वेंशन हम लोग यूजुअली लेते हैं। न्यू कन्वेंशन यूजुअली थीटा की वैल्यू फ्रॉम -π टू पाई लेते हैं। ठीक है, -π टू पाई, पाई इंक्लूडेड होगा। ठीक है, -π टू पाई। ठीक है, ये कैसे होता है इसको समझेंगे कि -π, तो यानी इधर से आपने एंटी क्लॉकवाइज जाके मेजर किया है, तो -π आप यहां पे हैं, और जब पाई मेजर करेंगे तो क्लॉकवाइज जाके मेजर करेंगे। तो मतलब आपने एक बार यहां से शुरू किया और इधर आके मेजर किया, और एक बार यहां से शुरू किया और इधर आके मेजर किया, तो आपने पूरा एक बेसिकली रीजन कवर कर लिया है। तो जब आप न्यू कन्वेंशन में बात करेंगे तो न्यू कन्वेंशन में ये एंगल -π + थीटा होगा, लेकिन अगर ओल्ड कन्वेंशन में बात करेंगे तो ये एंगल π + थीटा होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कन्वेंशन आप यूज करते हैं, प्रेफरेबली हम लोग न्यू कन्वेंशन यूज करेंगे, जहां पे थीटा की वैल्यू हम -π से पाई के बीच में लेंगे। ठीक है, ऑल राइट।
तो यहां पे देखते हैं, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल था पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई/6, ये कितना हो जाएगा 5 पाई/6। तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो गया √12, 5 पाई/6। सेकेंड वाले में देखते हैं, डिस्टेंस तो वही आने वाला है, तो डिस्टेंस तो आपका √12 ही होगा। एंगल कितना हो जाएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अगर न्यू कन्वेंशन में हम देखते हैं तो एंगल हमारा माइनस थीटा हो जाता है, तो ये -पाई/6। ठीक है क्या। थर्ड वाला अगर क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये हो गया एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो दिस वाज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दिस वाज थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में न्यू कन्वेंशन में हम एंगल लेते हैं -पाई प्लस थीटा, तो -पाई प्लस पाई/6, पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा √12, -5 पाई/6। ठीक है क्या। तो इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं, जहां पे यहां पे एंगल्स जो हमने यूज की हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज यूज की हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम कार्टेशियन से पोलर में कैसे जाएंगे, पोलर से कार्टेशियन में कैसे जाएंगे। कई बार क्या होगा कि आप देखोगे पोलर कोऑर्डिनेट बहुत हेल्प कर लेता है हमारी। ठीक है, तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ऑल्दो 90% ऑफ द क्वेश्चन और 90 इनफैक्ट 95% ऑफ द टाइम्स हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही काम करेंगे। गिने चुने 5% ऑफ द क्वेश्चंस में हम लोग देखोगे कि तो पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी तक हम प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में नहीं आए हैं, पहले हमें कोऑर्डिनेट्स को अच्छी तरीके से समझना है, इसके बाद ही हम स्ट्रेट लाइन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, वैसे आपको ये सारी चीजें पता होंगी, लेकिन स्टिल मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास अपना एक्सिस है। ठीक है, लेट अस से ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सपोज हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है Q। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हमारे पास x1, y1 है और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहां पे सिंपली हम ये एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये x1, y1 क्या रिप्रेजेंट करता है, x1 रिप्रेजेंट करता है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, और y1 रिप्रेजेंट करता है ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, x2 क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको अगर हम नीचे लेके आए तो x2 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका ये वाला डिस्टेंस और y2 आपको रिप्रेजेंट करता है ये वाला डिस्टेंस, है ना। तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 हो जाएगा, तो दिस विल बी x2 माइनस x1। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। और पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्लियरली दिख रहा है कि डिस्टेंस हमारा क्या होने वाला है पॉइंट P और Q के बीच में। ठीक है, तो PQ जो डिस्टेंस लिखते हैं हम, ये हो जाता है √ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है क्या, तो ये याद रखेंगे हम, ऐसे याद रहता है हमें। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, सो डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो गया हमारा। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो सीधे डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स, अगर आप यहां से इसको देखें तो और कुछ नहीं बल्कि डिफरेंस ऑफ एब्सीसा ठीक है, एब्सीसा होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर, ऑर्डिनेट होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है क्या, ऑलराइट। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम एप्लीकेशन पे जाएं तो सबसे पहला एप्लीकेशन हम देख सकते हैं कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, से फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई लाइन हो गया, इस पे एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B और तीसरा पॉइंट है C। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ठीक है,
ए का सपोज आपके पास कोऑर्डिनेट पता हो, बी का कोऑर्डिनेट पता हो, सी का कोऑर्डिनेट पता हो, तो आप क्या डिस्टेंस ए बी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ए बी डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। फिर आप बीसी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आप बीसी डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। और अगर इन दोनों को ऐड करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? एसी डिस्टेंस, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो सम ऑफ एनी 2 डिस्टेंसेस अगर इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस आ जाता है, दैट मींस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कंडीशन हमारे पास बड़ा सिंपल सा हो जाएगा कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर if sum of two distances is equal to the third, is equal to the third। तो अगर आपके पास ये सिचुएशन बन जाता है तो तीनों पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी स्टैब्लिश करने के लिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज। क्या हम इसको यूज करेंगे बार बार? देखते हैं आगे और भी तरीके आएंगे, आसान तरीके आएंगे कोलिनियरिटी यूज करने, कोलिनियरिटी प्रूफ करने के। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अगर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कोलिनियरिटी प्रूफ करना है तो हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एंड आपको अदर वे राउंड भी ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए 3 डिस्टेंसेस दिए हुए हैं जिसमें से किसी भी 2 का सम तीसरे के बराबर आ जाता है तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, ठीक है। तो अदर वे राउंड भी आपको ये पता होना चाहिए। तो एक तो एप्लीकेशन ये हो गया कि 3 पॉइंट्स के कोलिनियरिटी शो करने में डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा काम आता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर एंड आपके पास ये क्वांटिटी इज इक्वल टू के है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, सबसे पहले तो कोलिनियरिटी का कंडीशन निकालते हैं। तो सपोज इसको मैं पॉइंट ए, इसको बी और इसको सी बोलता हूं। तो सबसे पहले आप ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो आपके पास हो गया ए प्लस 2 होल स्क्वायर एन प्लस बी माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आप ए सी डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ए सी डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास कितना? ए एंड सी, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस तो 4 स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस तो 3 स्क्वायर, तो ये आ गया भाई आपका 5, ठीक है। और ए सी, ए बी और ए सी निकल गया तो बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी आपका हो जाएगा रूट ओवर यहां से ए माइनस 2 होल स्क्वायर एंड प्लस बी माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहां ध्यान से देखिए, जो वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, जो वैल्यू हमें निकालनी है वो a प्लस 2 होल स्क्वायर यानी ये ए बी लिखा हुआ है ना। और ये वाला देखिएगा तो ये बी सी लिखा हुआ है। तो आपको ए बी प्लस बी सी की वैल्यू इज इक्वल टू के दी हुई है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये भी दिया हुआ है कि इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, तो क्लियरली ए बी प्लस बी सी यहां से फॉर ए बी सी टू बी कोलिनियर, ए बी सी टू बी कोलिनियर, ठीक है, कंडीशन हमारे पास क्या आना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। और ए बी और कुछ नहीं, बस यही वाला डिस्टेंस है, और ए सी कुछ नहीं, ये वाली वैल्यू है। तो अगर हम यहां से देखें तो ये एक्सप्रेशन दिस विल इंप्लाई के इज इक्वल टू ए सी, और यहां से ए सी की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अब यहां पे आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हो। क्वेश्चन ये रेज कर सकते हो कि हमने ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी क्यों लिया? हम तो ये भी ले सकते थे कि अगर मान लीजिए कंडीशन कुछ इस तरीके से होता कि बी यहां होता, ए यहां होता और सी यहां होता, ठीक है। अगर ये सिचुएशन होता तो उस केस में आप देखते तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए था, समझे क्या? तो यहां से अगर हम देखें, अगर ये सिचुएशन हम लेते हैं, ये तो हमारे पास कब सिचुएशन है?
जब बी लाइज इन द मिडिल है, ए बी और सी, ये सिचुएशन है, तब हमारे पास ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आया है। लेकिन सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता था, ये तो कहीं नहीं कहा है, ठीक है, कि ऑर्डर में है या नहीं है। ये सिचुएशन अगर आप लीजिएगा तो यहां पे ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। अच्छा ये देखिए हमारे पास कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है यहां से अगर इस एक्सप्रेशन से देखें तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है एंड दिस इज इक्वल टू के। ठीक है, यहां से देखिएगा तो ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए सी। ठीक है, हमारे पास सम कांस्टेंट था, डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है तो फिर हम निकाल नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आपका 5 आ गया। अब इसके बाद क्या कीजिएगा? ठीक है, सम आपके पास k दिया हुआ था, डिफरेंस 5 आ गया, तो अब आगे क्या कीजिएगा? हाउ विल यू फाइंड ए बी प्लस बी सी फ्रॉम दिस इक्वेशन? You won't be able to find. So the only way to find the value of k is when b lies between a and c. ठीक है, and that is why this is the situation that we will consider. ठीक है क्या? All right. चलिए, फिर दूसरा जो एप्लीकेशन आता है डिस्टेंस फॉर्मूला का इज टू डिसाइड द नेचर ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि हमने ये बात देखी है कि नेचर ऑफ ट्राइंगल भी हम डिस्टेंसेस यानी साइड लेंथ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है सपोज, ठीक है, जैसे मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं, लेट अस से हमने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और ये ट्राइंगल से हमारे पास ए बी और सी दिया हुआ है। ठीक है, अब ट्राइंगल के साइड लेंथ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है या आइसोसेलेस है या फिर स्केलन है। ठीक है, तो अगर आपके पास ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो इस केस में आपके पास ट्राइंगल क्या हो जाता है? इक्विलैटरल। ठीक है, ये पता है हमें, इक्विलैटरल। ठीक है, इफ एनी टू डिस्टेंसेस आर सेम, इफ एनी टू डिस्टेंसेस आर सेम, अगर कोई भी दो डिस्टेंस सेम है एंड द थर्ड इज डिफरेंट, थर्ड इज डिफरेंट, तो दो साइड लेंथ अगर बराबर हैं तो ये क्या हो जाता है? ये फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। ठीक है, और इफ ऑल द साइड लेंथ्स आर डिफरेंट, इफ ऑल साइड लेंथ्स आर डिफरेंट, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाता है? कंडीशन ये हो जाता है कि ये आपका स्केलन ट्रायंगल हो जाता है, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है क्या? तो ये चीजें हमें पहले भी पता है, बचपन में पढ़ी हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज हमें एक और चीज ध्यान में, चलो ट्रायंगल की बात हो ही रही है तो मैं भी आपको ये बता देता हूं कि यूजुअली जब भी हम ट्रायंगल लिखते हैं तो ए वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले साइड लेंथ को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले साइड लेंथ को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट वाले साइड लेंथ को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कंडीशन ये होता है ट्रायंगल में कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स is greater than the third side, तो ये हम याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ ट्रायंगल भी डिसाइड करने में हमें क्या कर देगा? हेल्प कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर दिस, दिस एंड दिस, then find the value of A and B
गिवन दैट ए और बी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो आइए ट्राइंगल वापस से बना लेते हैं। आपके पास 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। पहला वर्टेक्स है a, 0 a, 1 सॉरी। दूसरा वर्टेक्स है आपका 0, 0 और तीसरा वर्टेक्स है आपका 1, b। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अगर हमें ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो ए बी लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंस इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी करना है हमें। स्क्वायर भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर कर लेंगे तो फिर हमारे पास स्क्वायर रूट का झमेला नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस 1। बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर। और ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर एन प्लस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगे यहां और यहां से। अगर आप देखते हैं तो यहां से आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज हैं, ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को, तो एक काम करते हैं ना, सिंस हमें पता ही चल गया कि या तो ए इज इक्वल टू बी होगा या फिर ए इज इक्वल टू माइनस बी होगा, है ना। तो दो केसेस हम अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई 2 डिफरेंट केसेस। तो केस 1, जब आपके पास a इज इक्वल टू बी आ जाए, तो इन दैट केस आप देखिएगा तो 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू a इज इक्वल टू बी डाल देते हैं। तो यानी b, यहां a के बदले में भी b डाल दिया हमने, तो ये ट्वाइस ऑफ b माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो b माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्सपैंड कर लीजिए तो ये बन गया 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 4b एन प्लस 2। इसको उधर ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये बन गया आपका 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 प्लस माइनस रूट 3। लेकिन b की वैल्यू सिर्फ 0 से 1 के बीच में हो सकती है, तो 2 प्लस रूट 3 तो नहीं होगा। ठीक है, तो यानी यहां से आपके पास b की वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू a, क्योंकि हमने केस ही लिया है a इज इक्वल टू b। तो एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा केस हो जाएगा केस 1, केस 2। ठीक है, लेकिन आप चलिए ठीक है देखते हैं फिर भी a इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस बी। तो इस केस में अगर आप देखिएगा तो a के बदले में माइनस बी डाल देते हैं, तो आपके पास 1 प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस बी डाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा b प्लस 1 होल स्क्वायर एन प्लस बी माइनस 1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यानी यहां से आपके पास 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो b की कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी यहां से, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी ना, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है क्या? तो इफ वर्टिसेस ऑफ देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a एंड b का यहां से तो आपके पास यही कंडीशन आया। ठीक है, तो दिस बेसिकली इंप्लाइज आपके पास जो कंडीशन हो जाएगा, और यहां से जो आंसर आया कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। किसी को कोई परेशानी भाई? क्लियर है ना? तो आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना था, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, और ये तीनों आपको ए और बी की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिसके लिए ये तीनों साइमल्टेनियसली वैलिड हो। तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हो तो या तो ए इज इक्वल टू बी आएगा या फिर ए इज इक्वल टू माइनस बी आएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी वाले से लेके हमने सॉल्व किया और हमें वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही चाहिए थी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3। ठीक है,
a इज इक्वल टू माइनस बी अगर लेके आप बनाएंगे तो फिर आपके पास कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज आवर ओनली सोल्यूशन। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट है कि इफ दिस एंड दिस आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ठीक है। आपके पास एक तो है, इसको हम ना ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ग्राफिकली देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बात हमेशा याद रखो कि कई बार क्या होता है कि ग्राफिकली सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। हमें कई बार डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। स्पेशली उन केसेस में जब तो आपको वर्टिसेस बहुत आसानी से दी हुई हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक कोऑर्डिनेट तो हमारा ओरिजिन ही दे दिया गया है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक कोऑर्डिनेट तो आपको ओरिजिन दे दिया गया। दूसरा है 3,√3। थोड़ी देर पहले ही हमने इसका पोलर कोऑर्डिनेट निकाला था। तो इसमें बताइए तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3,√3 में? तो y अपॉन एक्स करिएगा तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई, ठीक है क्या। तो यानी ये जो पॉइंट होगा वो यहां से 30 डिग्री बनाता हुआ, ठीक है, 30 डिग्री बनाता हुआ और √12 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट बी। तो दिस इज पॉइंट बी। ये अगर पॉइंट ए मान लेता हूं तो ये पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 3,√3, ठीक है क्या। अब सिंस आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है तो डिस्टेंस तो AC का √12 ही होने वाला है। एंगल क्या होगा? एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच एंगल इज 60 डिग्री। सिंस ये हमारे पास 30 डिग्री था तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इधर 30 डिग्री और आए और ये हमारा तीसरा साइड बन जाए, ठीक है। ये हमारा तीसरा साइड बन जाए। एक मिनट, दिस इज आवर थर्ड साइड, ठीक है। एक बढ़िया से लाइन बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज आवर थर्ड साइड, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे। तो ये आपका इस केस में ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया। तो ये केस, ये वर्टेक्स आपका क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए यहां से आप 30 डिग्री पे हैं, यहां से और 30 डिग्री आपको इधर आना है, ठीक है। तो चेंज क्या होगा? यानी ये तो डिस्टेंस आपका, ये तो परपेंडिकुलर हो गया यहां से, क्योंकि ये अगर 30 डिग्री है तो ये तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो दिस इज 60, दिस इज 60, दिस इज 60, तो ये 90 डिग्री हो गया। यानी इसका कोऑर्डिनेट अगर 3,√3 था तो यानी कहने का मतलब ये y एक्सिस से डिस्टेंस इसका 3 था और x एक्सिस से डिस्टेंस इसका √3 था। तो इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग y एक्सिस से तो डिस्टेंस सेम ही रहा, तो y एक्सिस से तो डिस्टेंस 3 ही रहेगा, x एक्सिस से डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, लेकिन अब मेजर हम डाउनवर्ड्स जाके कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -√3। ये बात समझ में आई क्या? क्योंकि ये भी डिस्टेंस आपका √3 ही रहने वाला है ना। ये भी डिस्टेंस √3 ही रहने वाला है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना ये दोनों। तो ये भी डिस्टेंस √3 रहेगा, लेकिन मेजर सिंस हमको डाउनवर्ड्स आके करना पड़ेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से ये वैल्यू आ गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता था? दूसरा कंडीशन ये हो सकता था कि हम 60 डिग्री इधर मेजर करते, तो इधर मेजर करोगे 60 डिग्री तो आप y एक्सिस पे आ जाओगे, और y एक्सिस पे आपको डिस्टेंस कितना लेना है? √12, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस आपका कितना आया था? √12, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √12, ठीक है। तो अगला ट्रायंगल जो आपका बन सकता है, जो पॉसिबिलिटी है बनने की, वो ये वाले ट्रायंगल को बनने की है, ठीक है। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका इस तरीके से बन सकता है। तो यहां पे तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये सिर्फ y एक्सिस पे ही आपका डिस्टेंस है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x एक्सिस से डिस्टेंस है √12, लेकिन y एक्सिस से तो डिस्टेंस 0 है, तो ये 0,
√12, ठीक है। तो यानी वर्टिसेस, थर्ड वर्टेक्स आपका जो हो जाएगा, थर्ड वर्टेक्स, दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इधर 3 कॉमा -√3 और 0 कॉमा √12। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली अगर सॉल्व करिएगा तो बहुत ही कन्वीनियंटली सॉल्व हो जाएगा। चलिए, फिर आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ यूक्लिडियन फिगर्स के बारे में समझ लेते हैं जो हमें काम आएंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम समझते हैं। तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स फिगर्स भी कहते हैं। कॉन्वेक्स फिगर्स इसलिए क्योंकि इनके जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं ना, इन क्वाड्रिलेटरल्स के जितने भी इंटरनल एंगल्स हैं, उनको हम लोग कंसिडर करेंगे कि वो 180 डिग्री से छोटे हैं, 0 से 180 के बीच में, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम कन्वेक्स फिगर्स। तो इसमें पैरेललोग्राम पता है हमें, ऑपोजिट साइड्स आपके क्या हो जाते हैं, पैरेलल। जस्ट मैं एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं आपका। पैरेललोग्राम हमें पता है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाते हैं। आप चाहें तो इसका एग्जाम्पल फटाफट फटाफट यहां ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम हो गया। ऑपोजिट साइड्स ये पैरेलल, ये पैरेलल। ट्रपीजियम, ट्रपीजियम क्या हो जाता है आपका, तो इसमें इस तरीके का शेप बन जाता है, मतलब दो साइड्स पैरेलल हों और दो साइड्स नॉन पैरेलल हों, तो ये ट्रपीजियम हो जाता है। काइट, काइट आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से खास प्रॉपर्टी ये है कि इसके डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बट ओनली वन डायगोनल डिवाइड्स द फिगर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसमें एक ही डायगोनल जो होता है इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ये वाला डायगोनल दो अलग अलग ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करेगा, विच आर नॉट गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो इसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये थीटा है और ये फाई है तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम में हमारे पास रेक्टेंगल आता है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आपके पास सारे एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है। पैरेललोग्राम हुज ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। और इसी रेक्टेंगल में अगर सारे साइड लेंथ भी बराबर हो जाएं तो वो स्क्वायर हो जाता है। फिर पैरेललोग्राम का एक केस आता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, आपके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब दिस साइड लेंथ इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ, ठीक है। तो वो सारे साइड लेंथ आपके बराबर हो गए। रोम्बस की एक खास प्रॉपर्टी ये है कि इसके भी डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस के भी डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलिए, कुछ पॉइंट्स भी मैंने आपको लिख के दिया है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के लिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड एरिया इज इक्वल टू P1 P2 cosec theta, where P1 and P2 are distances between two pairs of opposite sides and theta is the angle between any two adjacent sides। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, सपोज दिस इज आवर पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। तो अगर इस साइड से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं सपोज, तो ये परपेंडिकुलर P1 हो गया और इन दोनों साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये P2 हो गया। तो P1 P2 और कोई भी एक एंगल ले लीजिए दोनों के बीच का, ठीक है, सपोज ये एंगल थीटा है, तो हमारा एरिया हो जाएगा P1 P2 कोसेक थीटा, ठीक है क्या। तो इस तरीके से, तो ये बेसिकली P1 P2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, ठीक है। ऑल राइट, ये हो जाता है। फिर नेक्स्ट, रेक्टेंगल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, पता है हमें। रोम्बस में डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। एरिया इसका d1 d2 by 2 हो जाता है, वेयर d1 एंड d2 आर द डायगोनल्स। स्क्वायर हो जाता है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड एरिया d स्क्वायर by 2 हो जाता है। ये सब हमें पता है। ट्रेपेजियम एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, और इसका अगर एरिया अगर आपको पता हो तो एरिया हम जानते हैं कि अगर ये आपका ट्रेपेजियम है, ये साइड लेंथ अगर a है, ये साइड लेंथ अगर b है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h है, तो हाफ a प्लस b इंटू h हो जाता है, ठीक है। यानी हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ऑल राइट,
तो ये सारी चीजें पता है हमें, लेकिन मैंने जस्ट आपका क्विक रिकैप करवा दिया ताकि कभी अगर जरूरत पड़े तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। If the distance between pair of opposite sides of a parallelogram is equal, then it is rhombus. अगर पैरेललोग्राम में दोनों साइड दोनों पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस अगर बराबर हो जाता है तो वो रोम्बस हो जाता है। ठीक है, यानी अगर पैरेललोग्राम है, ये ए इसके बीच का इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों अगर बराबर हो जाए तो वो कब होता है? तब होता है जब वो रोम्बस हो जाए। डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल, यानी कहने का मतलब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अगर हम बोलते हैं तो यहां पे दिस साइड लेंथ बराबर दिस साइड लेंथ हो जाता है, तो इनका डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर इन पैरेललोग्राम ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी1 स्क्वायर प्लस डी2 स्क्वायर। ठीक है, और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, चलिए, तो इस लेक्चर में बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी हमने बिल्कुल बेसिक्स टच किया है ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हमने स्ट्रेट लाइन में कदम भी नहीं रखा है। दिस इज जस्ट टू बिल्ड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली वी हैव स्टडीड प्रीवियसली इन आवर प्रीवियस क्लासेस। थोड़ा बहुत डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देखा, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखा, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से शुरू करेंगे, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला से। तो आई होप आप चैनल पे बने रहेंगे। शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि चीजें थोड़ी स्लो चल रही हैं, और वो इंटेंशनली स्लो पढ़ाई जा रही हैं, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट स्किप हो जाए। ठीक है, भले ही वहां पे हमें आधा घंटा टाइम एक्स्ट्रा लगाना पड़े, थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना पड़े, लेकिन हम ये सारे बेसिक्स करने के बाद ही एडवांस लेवल तक हम जा सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब हायर लेवल क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम लोग कॉन्सेप्चुअली जो अटकते हैं वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे अटकते हैं, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स पे कभी नहीं अटकते। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, एंड भाई दोस्तों में भी प्रमोट कर दो अपने इस चैनल को, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि ये चैनल आपके लिए कितना वैल्यूएबल है, कितनी सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं, और एक प्रॉपर जो ऑफलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, वो सेम पेडागॉजी मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो आपके सहारे ही ये चैनल आगे बढ़ेगा, तो प्लीज डू रेकमेंड दिस टू योर फ्रेंड्स। उनका भी बेनिफिट होगा और आपको भी दुआएं मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।